परेशान करो। पूरा मैंने बताया कि प्रतिमान से दो क्वेश्चन पूछेगा, दो तरीके से, या तो प्रकार से पूछेगा या फिर डायरेक्ट पूछेगा इसके जनक कौन है, या फिर ये पूछेगा कि सचमैन वाला किसके लिए उपयोग किया था, डेविड वाला किसके लिए उपयोग किया था। और कभी-कभी 10% में, कभी-कभी 10% में जो क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि प्रतिमान किसे कहते हैं, प्रतिमान का अर्थ किसे कहते हैं। तो आपको बता देना सर, वो क्वेश्चन का आंसर बताया था आपने, फिर से बताना। कौन सा? क्या क्वेश्चन? अभी एक क्वेश्चन बताया। वो आगे बताऊंगा, परेशान सारा बताऊंगा। वो ये पूछ सकता है कि प्रतिमान का अर्थ क्या है, तो आपको बता देना किसी बड़ी वस्तु का जो छोटा रूप होता है उसको प्रतिमान कह सकते हैं। दूसरे इसका अगर दूसरे देखा जाए पेडागोजी में, साइकोलॉजी में, जो अगर इसका क्वेश्चन देखा जाए तो वो भी हो सकता है कि जब हम किसी बड़े व्यक्ति के व्यवहार को नकल करके उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो भी हमारा प्रतिमान कहलाता है। अब देखो यहाँ पर समझते पड़ा, देखो प्रतिमान का अर्थ क्या होता है समझ। प्रतिमान का अर्थ और देखो शिक्षण प्रतिमान ये कभी नहीं पूछा गया कि कौन सी भाषा से पूछा जाता है, वो इसमें पूछेगा। फिर मैं बता दूं तो आपसे पूछेगा शिक्षण प्रतिमान जो है वो आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल से माना जाता है। अब जो किसी सर, वो पिछली स्लाइड का बता दो, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या बताया? अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अभी स्टार्ट किया। टीचर मॉडल का अभी कुछ नहीं बताया, अभी कुछ नहीं। जो किसी रूपरेखा अथवा किसी उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। इसी बात को मैं आपको समझा रहा था। मान लीजिए कि ये एक बड़ी वस्तु है, इसके जैसे अगर हम किसी छोटी वस्तु का निर्माण करते हैं, एक छोटी वस्तु का जो निर्माण करते हैं किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रतिमान कहलाती है। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। एक एग्जांपल थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए ताजमहल का नाम आपने देखा होगा, ताजमहल आपने देखा भी होगा, उसका नाम ही सुना होगा। अब जो ताजमहल आगरा में स्थित है काफी बड़ा है, लेकिन उसकी छोटे छोटे पत्थरों के, प्लास्टिक के और बना के जो बेचे जाते हैं वहां पर, जो ताजमहल तो इतना बड़ा है लेकिन इसका जो छोटा सा रूप ये बना के उस उद्देश्य के आधार पर बना बेचे जा रहे हैं कि अगर आप रियल में ताजमहल को न देख पाओ तो उसकी एक छोटी सी पिक्चर है, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ताजमहल ऐसा दिखता है। वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिमान कहलाता है। दो बात फिर याद रखना, जब भी प्रतिमान का निर्माण होगा तो किसी बड़ी वस्तु को देखकर किसी छोटी वस्तु का निर्माण करना, या किसी बड़े व्यक्ति के व्यवहार को अपने व्यवहार में डालना, या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का निर्माण किया गया है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिमान कहलाएगा। अब देखो इसमें क्या कहता है, इस प्रकार प्रतिमान का अर्थ किसी अमुक उद्देश्य, अमुक मीन जानते हैं कोई स्थित उद्देश्य नहीं है, अमुक मीन हो भी सकता नहीं, अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिमान। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए आप विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं, विवेकानंद जैसा बनना चाहते हैं, विवेकानंद जैसे बनना चाहते हैं तो आपको उनके आदर्शों, मूल्यों और व्यवहार को अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप किसके प्रतिमान हो, तो आपको बताया जाएगा विवेकानंद के प्रतिमान हो। फिर अगर आप जिस तरह से बात करते हो, जैसे विवेकानंद जी बात करते थे, तो आपसे ये कह सकते हैं कि आपका बात करने का तरीका तो बिल्कुल विवेकानंद जैसा लग रहा है। तो विवेकानंद बड़े थे, अब उनके आदर्शों पर चलकर एक मॉडल के रूप में आप उनको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहला रहा है, प्रतिमान। ऐसे मैंने बताया कि ताजमहल बहुत बड़ा होता है, उसका एक छोटा रूप बनाया जाए तो ये जो छोटा रूप है किसको प्रदर्शित कर रहा है, बड़े ताजमहल को प्रदर्शित कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिमान कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद बताया कि मान लीजिए शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान में शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण होता है, जिससे सिद्धांतों की प्रतिपुष्टि प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है। अब मान लीजिए इसने एक बात बोली है कि शिक्षण के प्रतिमान जो होते हैं, जो शिक्षण का जो प्रतिमान होगा वो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर होगा। किसको ध्यान में रखकर होगा, किसी विशिष्ट उद्देश्य को। मान लीजिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, अब मैथ जो है आपको कोई जो अच्छे गणितज्ञ रहे हो, जो अच्छे मैथमेटिशियन जो रहे हो, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो फिर आप उनके द्वारा प्रयोग किए गए सूत्रों, विधियों, कार्य करने के तरीके, क्वेश्चन करने के सॉल्व जो बिल्कुल मैन है, जो बिल्कुल मैन है, जिनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, उसको हम विशिष्ट बोलते हैं। उसकी रूपरेखा के आधार पर हम उस शिक्षण प्रक्रिया की जो सिद्धांतों को स्थापित करते हैं या जो समस्या उनको सॉल्व करते हैं, वो प्रतिमान कहलाता है। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के लिए उपकल्पना का कार्य करते हैं। अब देखो उपकल्पना मीन्स होता है, इसका दूसरा नाम परिकल्पना भी दे सकता है, परिकल्पना, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है अनुमान लगाना होता है, अनुमान लगाना, यानी आपको इतना बताना है कि जब प्रतिमान बनाए जाते हैं, जब प्रतिमान होते हैं तो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं, उसको बोला जाता है परिकल्पना। और परिकल्पना हमेशा हाइपोथेसिस हमेशा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है शून्य परिकल्पना और एक होती है विकल्प परिकल्पना। आप लोगों ने परिकल्पना हाइपोथेसिस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले ये बताएं, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं। हाइपोथेसिस पढ़ा है? देखो इधर समझना। मान लीजिए देखो इसका तो नाम सुना होगा शोध, रिसर्च का तो नाम सुना होगा। अब जो रिसर्च की जाती है, जो शोध की जाती है, वो किसी समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। समस्या का समाधान करने के लिए हम किसको करते हैं, रिसर्च या शोध को करते हैं। अब मान लीजिए हम मानते हैं कि बिहार में गंदगी बहुत है, ये एक हमारी समस्या बन चुकी है। यानी अब बिहार में गंदगी बहुत है, इसको दूर करना है तो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि बिहार में जो गंदगी है वो किसके कारण हो रही है। यानी हमारे सामने समस्या ये है कि बिहार में गंदगी ज्यादा होने का मेन कारण क्या है। अब इस पे हमें खोज करनी है, ये हमारी समस्या बनेगी। अब इसको दूर करने के लिए हमको रिसर्च या शोध करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम बिहार में पहुंचे, बिहार का पूरा मुआयना किया, पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने अनुमान लगाया, कल्पना की कि मान लीजिए बिहार में एक तो ज्यादा जो गंदगी फैलाते हैं वो हम लोग फैलाते हैं, घर से बाहर पूरा ऐसे फेंक देते हैं। एक ये फैलाया कि बिहार में कच्ची सड़कें ज्यादा है, एक अनुमान ये लगाया कि बिहार में जगह जगह पे डस्टबिन नहीं है। ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं जिससे समस्या का समाधान किया जा सकता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, उपकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस। लेकिन जो परिकल्पना बनाई जाती है, जो अनुमान हम लगाते हैं, वो अंदाजे से लगाते हैं, संभावित लगाते हैं कि हो सकता है इससे समस्या का समाधान हो जाए, हो सकता है इससे समस्या का समाधान हो जाए। अब जो सबसे पहले हम अंदाजा लगाते हैं कि हो भी सकती है और नहीं भी। अब मैंने एक आपको बताया था कि बिहार में सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें हैं, कच्चे रोड हैं, जिससे गंदगी ज्यादा होती है, अंदाजा लगाया। अगर वो अंदाजा लगाए वो शून्य परिकल्पना बनाते हैं, लेकिन जो हमने अंदाजा लगाया था वो सही साबित हो जाता है, वो कौन सी परिकल्पना बन जाती है, विकल्प परिकल्पना बन जाती है, जिसको रिसर्च जो व्यक्ति कर रहा है उसे अपने व्यवहार में ढाल लेता है और उस समस्या का समाधान कर लेता है। अब समझना
देना। मैंने एक कच्ची सड़क वाला बनाया, दूसरा हम लोग जो है बाहर कचरा फेंकते हैं, और तीसरा डस्टबिन नहीं है। अब ये जो तीन मैंने अनुमान लगाए हैं, इनको मैं बोलूंगा परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। लेकिन तीनों की जो तीनों है वो शून्य परिकल्पना है। तीनों की तीनों कैसी हैं? शून्य परिकल्पना है। अब इन तीनों में से जो सही साबित होगी वो विकल्प बन जाएगी और बाकी दो को हम हटा देंगे। अब मान लेते हैं हमने तीनों का अंदाजा लगाया, फिर तीनों का चेक किया, तो हमें पता लगा कि ना तो हमारे फेंकने से गंदगी होती है, ना डस्टबिन से। बिहार में सबसे ज्यादा जो कच्ची सड़क है उसके द्वारा गंदगी ज्यादा हो रही है। तो बाकी इन दो को हटा दिया और एक को स्वीकार कर लिया, वो हमारी हाइपोथेसिस विकल्प बन जाती है। क्लियर है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना है किसी समस्या का संभावित समाधान, यानी अनुमान परक समाधान है, क्लियर समाधान नहीं। क्लियर है? कोई डाउट पूछ सकते हैं? कोई डाउट? सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी नहीं मिले हमें, आप कहते कि मिल जाएंगे। एक बार शून्य वाली बताना। आपको क्वेश्चन मिले तो थे सर, कल वाली पीडीएफ जो मिली नहीं सर आपको? नहीं मिली सर, कहाँ मिली थी? नहीं मिली सर, बस स्टार्टिंग में मिले थे, हमें थोड़े से क्वेश्चन उसके बाद कुछ नहीं मिले। चलो मैं बोलने से बोले तो मैंने भेज दिया, अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, देखो अब अगर उसको आगे चलते हैं थोड़ा, इसकी दो परिभाषा थोड़ा देख लेंगे। इसकी दो परिभाषा ज्यादा नहीं, देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपसे क्वेश्चन से प्रतिमान का अर्थ पूछेगा तो आपको बता देना है किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिमान कहलाता है। और जो प्रतिमान कहलाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं तो उसके आदर्श मूल्य व्यवहार को हमें अपने व्यवहार में ढालना है, वो हमारा प्रतिमान कहलाएगा। इसमें एक एचसी बिल्ड ने बोला है और इसको वो एचसी बाइल्ड भी बोल सकता है, दोनों सही है। उन्होंने क्या बोला है कि प्रतिमान का अर्थ है किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया। देखो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये पूरी डेफिनेशन वो वाली बात करिए। मान लीजिए आप महात्मा गांधी जैसा बनना चाहते हैं, आप कैसा बनना चाहते हैं? महात्मा गांधी जैसा बनना चाहते हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म जो है, अगर आप इस वाले सिद्धांत को अपने व्यवहार में डालेंगे तो वो यही वाली बात तो कह रहा है, किसी रूपरेखा यानी योजना अथवा आदर्श के अनुरूप इनके जैसा बनना चाह रहे हैं और अपने व्यवहार को इनके जैसा ही निश्चित कर लेना। सर प्रतिमान मतलब पैटर्न? क्या प्रतिमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैटर्न मॉडल। बोलेंगे। मॉडल मॉडल। अब एक हाईमैन ने दिया, हाईमैन ने क्या बोला कि प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने तथा सोचने की एक रीति है जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्क संगत व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया था। अब देखो मान लेते हैं, समझना साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी की बुक है, ये साइकोलॉजी की जो बुक है मान लीजिए 400 पेज की है एक बुक। फिर इसका एक संशोधित रूप और थोड़ा शॉर्ट में 300 पेज का कर दिया। फिर इसका वन लाइनर बना दिया, तो इसका जो वन लाइनर बना दिया वो 100 पेज में बना दिया, और इसका पॉइंट टू पॉइंट बना दिया वो बना दिया 70 पेज में। अब मान लेते ये थ्योरेटिकल था, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लिया, फिर इसको वन लाइनर बना दिया, फिर इसको पॉइंट टू पॉइंट बना दिया। लेकिन ये जो 70 पेज हैं ये 400 पेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 400 पेज का छोटा रूप है। मॉडल का नाम सुना होगा आपने, इंटर में 12th में मॉडल देखेंगे, ग्रेजुएशन में भी आपने मॉडल दिए होंगे देखेंगे, तो इतनी बड़ी बुक का एक छोटा सा मॉडल आता है जो इतनी बड़ी वस्तु को पूर्ण रूप से एनालिसिस करता है कि आप इसमें मुख्य मुख्य जो पार्ट है उनको पढ़ के जा सकते हैं और उनको कर सकते हैं। वो वाली परिभाषा ये कह रही है कि उन्होंने कहा है कि प्रतिमान शिक्षण के संबंध में विचार करने सोचने की एक रीति जिसमें उसके निश्चित तथ्यों को संगठित, विभाजित तथा तर्क संगत व्याख्या के रूप में परिभाषित किया था, प्रस्तुत किया था। यानी जो आपको मेन चीज पढ़नी है, जो आपको याद होनी चाहिए, जिसके द्वारा पूरा पार्ट एनालिसिस किया जा सकता है, वो 70 पेज है। अब इसका एक एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए नकल करते हैं, नकल आप लोगों ने की भी होगी, तो मान लीजिए आपने देखा होगा जो हेडिंग जो होती है, मेन जो पॉइंट होते हैं उनको आप लिख के ले जाते हैं। मान लीजिए आपको नकल करनी है और नकल करने के बाद आपको पूरा याद है लेकिन आपको हेडिंग भूल जाते हैं, तो आप एक हेडिंग लिख के ले गए। आपने नकल करने के एक हेडिंग देखी और उसके बारे में 3 पेज लिख दिए, फिर दूसरा पॉइंट देखा, फिर उसके बारे में पॉइंट लिख दिए। ये वही तो कह रहा है और क्या कह रहा है। अब ये जो एक लाइन के आधार पर आपने 3 पेज जो लिखे हैं, तो ये जो 3 पेज हैं इनको डिफाइन एक छोटी सी लाइन कर रही है। और मैंने आपको प्रतिमान का शब्द यहाँ पर यही बताया है कि किसी बड़ी वस्तु का जो छोटा रूप होता है वो हमारा प्रतिमान कहलाता है। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रतिमान का 2 तरीके आपको याद रखने। प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान किसी बड़ी वस्तु के छोटे रूप को कहते हैं। प्रतिमान किसे कहते हैं? जब हम किसी व्यक्ति के आदर्श मूल्य व्यवहार को अपने व्यवहार में डालते हैं, प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान किसे कहते हैं? प्रतिमान किसी बड़े व्यक्ति के व्यवहार का आदर्श मूल रूप होता है। और कुछ याद नहीं रखना है आपको। आगे चले। सर एक बार वो शून्य वाली बात बता दो। मैंने आगे बताना, आगे साइड होना सर, वो किसी वाला स्क्रीन को ले लो। डन सर। देखो अब प्रतिमान का प्रयोग करते समय हम इन 6 क्रियाओं का जो मेन पॉइंट होते हैं, देखो अब पहले सबसे पहले आप उस परिकल्पना को समझिए। इसका अर्थ आपसे पूछ सकता है एचपीएस में, तो आपको बताना समस्या का संभावित समाधान या कथन। अगर वो इसका अर्थ पूछे तो आपको बता देना अनुमान लगाना। क्या बताना? अनुमान लगाना। देखो अब यहां पर एक नोट डाल के हम पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं नोट डाल के, फिर बाद में कहेंगे। एक शोधकर्ता शोध करते समय 2 प्रकार की हाइपोथेसिस बनाता है, यानी परिकल्पना। एक होती है शून्य परिकल्पना और दूसरी होती है विकल्प परिकल्पना। अब देखो समझना, अब आपको और समझना है। जब हम शोध करेंगे तो कौन सी परिकल्पना बनाएंगे? शून्य परिकल्पना, जो अनुमान में होती है। कैसी होती है? अनुमान में होती है। अगर वो अनुमान हमने लगाया है, अगर वो अनुमान सही साबित हो जाता है, वो अनुमान सही साबित हो जाता है, तो वो कौन सा रूप ले लेगा? तो कौन सा रूप ले लेगा? विकल्प परिकल्पना।
अगर नहीं सही साबित होता है तो फिर कौन सा रहेगा, वो शून्य परिकल्पना रहेगा। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे एक टॉपिक दिया गया है कि आपको ये बताना है कि बिहार में गंदगी का मुख्य कारण क्या है। ये मेरी समस्या बनेगी। इस समस्या के समाधान के लिए मैं अनुमान लगाऊंगा, अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे अनुमान लगाऊंगा। जो अनुमान बहुत सारे लगा रहा हूँ वो हमारी क्या कहलाएगी, शून्य परिकल्पना। अब उन बहुत सारे अनुमानों में से एक या दो अनुमान सही फिक्स बैठेगा। मान लीजिए एक अनुमान ये सही बैठा कि बिहार में गंदगी होने का मेन कारण है बिहार के कच्चे रोड। अब जो कच्चे रोड है, मान लीजिए 4 अनुमान लगाए थे, 4 में से एक अनुमान सही बैठा फिक्स हुआ, तो उसने किसका रूप ले लिया, विकल्प का। बाकी बच्चे कितने, 3, उनको हमने निरस्त कर दिया। शून्य परिकल्पना मतलब अनुमान के लिए लगाई जाती है, सही हो जाएगा तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको हटा के और सोचेंगे, वो हमारा परिकल्पना कहलाता है। अगर आपसे ये पूछिए परिकल्पना का शब्द अर्थ क्या है, तो आपको बताना किसी समस्या का संभावित कथन या समाधान जो होता है वो परिकल्पना कहलाता है। अगर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर वो आपसे ये पूछे कि शून्य परिकल्पना के जनक कौन है, तो आपको बता देना है सर रोनाल्ड ए फिशर। अगर आपसे पूछे कभी किसी एग्जाम में शून्य परिकल्पना के जनक, तो बता देना सर रोनाल्ड ए फिशर। अब इसको देखते हैं शिक्षण प्रतिमान क्यों लाया गया। अब देखना इसको थोड़ा, यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो उसने बोला सीखने की निष्पत्ति को व्यावहारिक रूप देना। अब जो ये निष्पत्ति शब्द है ना, इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, यानी कार्य करने का तरीका। कार्य करने का जो हमारा तरीका होता है वो हमारा निष्पत्ति कहलाता है। जो आपके कार्य करने के तरीके को हम एक व्यावहारिक रूप में देना चाहते हैं वो हमारा कौन कहलाता है, प्रतिमान। दूसरा उसने बोला है छात्र तथा शैक्षिक वातावरण में अंत प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए निर्धारित युक्तियों का विशिष्टीकरण करना। युक्ति मीन्स होता है किसी भी शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाने के लिए हम किन किन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एक मैप देखा होगा यानी मानचित्र देखा होगा। अब हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं विश्व के बारे में। इसके बारे में, अब विश्व के बारे में सिखाना चाह रहे हैं। और ये समझ लीजिए विश्व के बारे में सिखाने के लिए हमें बताना है कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दुबई कहाँ पर है, यूएसए कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका कहाँ पर है। तो हम बच्चों को ये तो घुमाने नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक वर्ल्ड का मैप तो लेके आ सकते हैं, वर्ल्ड का मैप तो लेके आ सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज ये वाली बताई थी कि प्रतिमान जो होता है किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप होता है, तो पूरे विश्व को तो क्लास में नहीं ला सकते, लेकिन उसका मैप तो ला सकते हैं जो पूरे वर्ल्ड को परिभाषित करेगा। तो यही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ऐसे मानदंड व्यवहार का निर्धारण करना जिसमें छात्रों की निष्पत्ति को देखा जा सके। अब मैं अपने क्लासरूम में शिक्षण कार्य करते समय ऐसे कार्य करने के तरीके भी लेके आऊं, ऐसे मानदंड का मीन्स होता है ऐसे नियम कायदे कानून लेके आऊं जिसमें छात्र भी कार्य करने के लिए तत्पर हों, जिसमें छात्र भी कार्य करने के लिए तत्पर हों। कार्य करने के लिए जो तत्पर रहते हैं उनकी भी सक्रिय भागीदारी होती है, जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर कार्य को सही अंजाम देते हैं, वो प्रतिमान कहलाता है। अब उसने पूछा है छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अभाव में नीतियों और युक्तियों में सुधार करना। अब यहाँ पर एक शब्द है अपेक्षित। अपेक्षित शब्द जानते हैं किसे कहते हैं, अपेक्षित क्या होता है, अपेक्षित क्या हम किसी के बारे में सोच के हैं कि ऐसा तो ये कर ही लेगा, मतलब ऐसा कुछ आशा करना नहीं किसी स्थायी सुना है, वांछित सुना है और स्टेबल सुना है। अगर मैंने आपसे जो उम्मीद रखी है जिस व्यवहार की, और वो मुझे व्यवहार लेके आऊं, वो हमारा अपेक्षित, स्थायी और वांछित व्यवहार कहलाता है। अब उसने कहा है छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के अभाव, मतलब मैंने जो स्थायी और वांछित तो अपोजिट है ना एक दूसरे के। क्या स्थायी और वांछित तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, वो अवांछित होता है। ओके सर, ओके, ध्यान रखना, वो अवांछित होता है। अब अभाव मतलब कमी में, नीतियों तथा युक्तियों में सुधार करना। मान लीजिए आपके व्यवहार में जो मैं परिवर्तन ला रहा हूं वो आ नहीं पा रहा है, कमी क्या है, तो मुझे अपने पढ़ाने के तरीके में, अपने पाठ्यक्रम में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सके। उसने बोला उन परिस्थितियों का विशेषीकरण करना जिसमें छात्रों की अनुक्रियाओं को देखा जा सके। अब उसने ये वाली बात बोली है कि मेन रूप से मैं उन क्रियाओं पर फोकस करूंगा जो छात्र ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, यानी विशेषीकरण होता है स्पेशल, स्पेसिफिक या स्पेशल। मैं उन क्रियाओं को देखूंगा जिसमें छात्र की अनुक्रिया क्रिया, जिसमें छात्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर रहे हैं, मैं उन परिस्थितियों को ज्यादा से ज्यादा देखूंगा। नेक्स्ट उसने पूछा है उद्दीपन का इस प्रकार चयन करना कि छात्र वांछित अनुक्रिया कर सके। अब मैं उद्दीपन को आपको बता चुका हूं, उद्दीपन मींस क्या होता है, स्टिमुलस। क्या होता है, स्टिमुलस। और स्टिमुलस वो होता है जिसको प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करना है। इसको हम एक तरह से उद्दीपक भी बोल सकते हैं, जिसको प्राप्त करना है। अब मुझे उस उद्दीपक का चयन करना है जो छात्रों को सही अनुक्रिया करवाने के लिए किया जाए। मान लीजिए मैं आपसे ये बात बोलूं कि आप बिहार में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों पर कार्य करिए, एक ये वाला समस्या होगी। और एक मैं आपसे ये कहूंगा पूरे भारत में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बताइए, इजी कौन सा पड़ेगा, भारत वाला या बिहार वाला? बिहार वाला। तो मुझे ऐसा भी उद्दीपक नहीं चुनना है, ऐसी भी समस्या नहीं चुननी जिसका कोई समाधान ही हो। ऐसा चुनना है जो छात्रों को सही भी लगे और छात्र उसमें क्रिया भी कर सकें और उसका समाधान कर सकें और अपने उद्दीपक को प्राप्त कर सकें, जिससे वह एक अच्छे आदर्श मॉडल बन सके। और पूछिए, आगे चले। अब आते हैं प्रतिमान के प्रकार, ये आपको समझने हैं, बस और कुछ नहीं समझना है। दिखाई दे रहे? उसने पूछा मौलिक शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, विद्यालय अधिगम शिक्षण प्रतिमान। इन हैं नेड ए फ्लैंडर्स। नेड ए फ्लैंडर्स, अब थोड़ा इसको समझ भी लेते हैं नेड ए फ्लैंडर्स को, जो डायरेक्ट से पूछ सकता है। अब जो नेड ए फ्लैंडर्स हैं उसने जो प्रतिमान दिया है वो क्लास में, विद्यालय में दिया है, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस पर बल दिया है। अब यहां पर जो इनका नाम है वो अंतःक्रिया, या फिर एक और नाम आ सकता है कक्षा अंतः प्रक्रिया, कक्षा अंतः प्रक्रिया। अब वो यहां पर ये पूछेगा कि इस वाले प्रतिमान में फ्लैंडर्स ने जो बल दिया है वो किस पे दिया है, तो आपको बताना है शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर। किस पर दिया है, शाब्दिक
व्यवहार पर बल दिया है। किस पर दिया है? शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट जो होगा, अब यहाँ पर फ्लैंडर्स ने इस वाले में क्या बोला है कि इसमें तत्व बताए हैं। अब तत्व बताए हैं तो वो दो तरीके से पूछेगा, कुल कितने हैं तो आपको बताने हैं 10, मुख्य कितने हैं तो आपको बताने हैं 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं वो हमें समझने हैं। एक है शिक्षक कथन, एक है शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र कथन और तीसरा है मौन वाचन या मौन कथन। अब आपको ये समझ लेना है फ्लैंडर्स वाला। मान लीजिए उसने पूछा है विद्यालय अधिगम का शिक्षक प्रतिमान, टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग, अंतर प्रक्रिया या कच्चा अंतर प्रक्रिया मॉडल किसने दिया है तो आपको बताना नेड ए फ्लैंडर्स। अब आपसे ये पूछेगा नेड ए फ्लैंडर्स ने अपने कच्चा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण प्रतिमान में शिक्षक के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो कौन सा व्यवहार बताना आपको? शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर जो बल दिया है वो किसने दिया? फ्लैंडर्स ने। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि फ्लैंडर्स ने अपने कच्चा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण प्रतिमान में कितने तत्व बताए, कितने मींस होता है कुल कितने बताए, तो आपको बताने हैं 10 तत्व बताए। उन 10 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है जिसका मैंने एक नाम रख दिया है मुख्य तत्व कितने हैं, तो आपको बताने 3 कौन कौन से हैं, तो शिक्षक कथन, छात्र कथन। किसके तत्व है ये? क्या टॉपिक चल रहा है ये? कहां थे जब से आप? कहां थे सर? समझने की कोशिश कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको जब से ये वाली बात बता रहा हूं, कच्चा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण प्रतिमान है, इनके जनक मैंने ये वाली बात बताई है और मैंने आपको ये वाला लिखने के बाद मैंने आपको ये बताया कि इस वाले प्रतिमान में फ्लैंडर्स ने शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। जो मैं अभी बोल रहा हूं इस व्यवहार पर बल देने के लिए उन्होंने कुल 10 तत्व बताए। उन 10 तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, शिक्षक कथन, छात्र कथन और मौन वाचन। इनको 3 भागों में कुल में पूछे 10 है, कौन से प्रतिमान में? इस वाले प्रतिमान में। ओके सर। अब थे ही नहीं, यहाँ पर थे ही नहीं ना, जब थे तो आपको समझ में आता। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद पूछता है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। इसके जनक नहीं है लेकिन सामूहिक अन्वेषण जानते हैं? अन्वेषण मींस क्या होता है? जिसको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है, क्या होता है? इसका मींस होता है खोज। आपने कभी प्रोजेक्ट कार्य किया? प्रोजेक्ट कार्य किया है सर, किया है। अब प्रोजेक्ट कार्य ग्रुप में होता है कि इंडिविजुअल होता है? ग्रुप में जी। तो कुछ प्रतिमान ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को समूह में रहकर किसी कार्य को खोजने के अवसर देते हैं, वो कौन सा कहलाता है? हमारा सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान। उसके बाद आपसे पूछेगा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल जो होते हैं। अब ज्यूरिस मींस क्या होता है? ज्यूरिस मींस क्या होता है बताएगा कोई? क्या होता है ज्यूरिस मींस? ज्यूरिस मींस क्या होता है? सर क्या बोला? रिपीट करना। क्या होता है ज्यूरिस? न्याय। अरे ये भी बात पूछने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ता है। अब आपको ये पता है जो कुछ जज होते हैं, कुछ वकील जो होते हैं, कुछ जो लॉयर होते हैं, वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। तो आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप उनके जैसा बनने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो जो केस हैंडल करते हैं वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। फिर उस तरीके से उस प्रकार को आप अपने व्यवहार में डालते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप तो केस उस वाले वकील उन वाले जज की तरफ लड़ते हैं, तो वो आपके लिए प्रतिमान कार्य करेंगे। अब आता है मेन पार्ट, जो आपको सबसे ज्यादा पूछना है, सामाजिक प्रशिक्षा प्रतिमान। क्या होता है सामाजिक प्रशिक्षा प्रतिमान? और इसके जो जनक हैं वो आपको बताने हैं जे रिचर्ड सचमैन। कौन बताने हैं? जे रिचर्ड सचमैन। अगर वो आपसे ये पूछे इंक्वायरी मॉडल के जनक कौन है तो इसको ही बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम इंक्वायरी हो सकता है, देखो ये इंक्वायरी। लेकिन इनमें कॉमन बात ये होती है जो इंक्वायरी वाला मॉडल होता है ना, वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन अगर वो इसका भी पूछे जनक तो भी इसके जनक आपको जे रिचर्ड सचमैन बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन बात जो है वो आपको बतानी है, जो इन दोनों की मेन बात है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप भी होता है, वो आपको क्या बताना है? वो आपको बताना है इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान प्लस विज्ञान के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो मॉडल से क्वेश्चन पुट दिया, पहला मॉडल किसे कहते हैं उसका शब्द मैंने आपको बता दिया, हाइपोथेसिस का शब्द पूछ सकता है। उसके बाद मॉडल के जो प्रकार मैं आपको बता रहा हूं इनके डायरेक्ट जनक पूछेगा आपसे। कच्चा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण के जनक कौन है, सामाजिक प्रशिक्षा के जनक कौन है, इंक्वायरी वाले के जनक कौन है, स्वामित्व वाले के जनक कौन है, अग्रिम व्यवस्थापक वाले के जनक कौन है, वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन 3 और पूछ सकेगा जो मैं आपको बताऊंगा। एक पूछेगा आपको इस वाले से, एक पूछेगा ब्लूम वाले से और एक पूछेगा डेविड आसुबे वाले से और एक पूछेगा फ्लैंडर्स वाले से। जो 4 क्वेश्चन पुट होंगे तो वो क्वेश्चन ये पुट करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर बल देता है, तो आपको बताना है कच्चा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्ययन के लिए उसके शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है कच्चा प्रशिक्षण प्रतिमान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है, वो आपको बताना है डेविड आसुबे पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान शैक्षिक सिद्धांतों की स्थापना पर बल देता है, वो डेविड आसुबे का देता है। ऐसे क्वेश्चन पुट होंगे, बाकी और कोई क्वेश्चन पुट नहीं होता है। अब आते हैं सामाजिक प्रशिक्षण प्रतिमान जो होता है और इंक्वायरी वाला जो होता है। इसमें क्या होता है पूछताछ की जाती है। जब हम किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, किसी भी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इंक्वायरी करनी पड़ती है। उस समस्या के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और लैब में जाकर एक दूसरे से कंसल्ट करते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद अगर समाज में आप किसी व्यक्ति जैसा बनना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी, एक दूसरे को पूछना पड़ेगा। जब एक दूसरे से पूछेंगे तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जब इंक्वायरी करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? सामाजिक विज्ञान आ जाएगा। और लैब में करेंगे, लैब के जो प्रयोग दिया था उनको देख देख कर हम काम करते हैं। तो आपको ये बताना है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के शिक्षण के लिए हम इंक्वायरी मॉडल का प्रयोग करते हैं। आता नेक्स्ट प्रयोगशाला विधि प्रतिमान। प्रयोगशाला विधि देखो 2 तरीके की हो सकती है प्रयोगशाला विधि। एक लैब वाली हो सकती है, दूसरी वाली कौन सी प्रयोगशाला हो सकती है? लैब वाली हो सकती है, दूसरी वाली कौन सी हो सकती है बताएं? इसका नाम पाया था मैंने, कोहलर कोफ्का बर्दीमर। यस सर। अब आपने देखा होगा जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, स्किनर हुआ, कोहलर हुआ, पावलव हुआ, थॉर्नडाइक हुआ, टॉलमैन हुआ, इन लोगों ने जानवरों पर प्रयोग किए थे और उनको लागू किस पे किया था? मनुष्यों पर। अब मान लीजिए जो चिंपैंजी को मान लीजिए हम मान लेते हैं थॉर्नडाइक का, समझना थॉर्नडाइक का, उन्होंने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था और बिल्ली ने जो भी एक्टिविटी की थी वो सारी एक्टिविटी उन्होंने सोचा कि ऐसी एक्टिविटी मनुष्य करेगा। यानी जो जितने दिन बिल्ली का एक्सपेरिमेंट चला था उसको जब एक दिन बिल्ली सीख गई तो उसको लागू किस पर कर दिया गया था? मनुष्य पर लागू कर दिया। तो इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम किसी दूसरे प्राणी के व्यवहार को अपने व्यवहार में डालते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं,
वो हमारा क्या कहता है, मॉडल कहलाता है। अब प्रयोगशाला विधि प्रतिमान कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो लैब वाला रख लेते हैं। मान लीजिए आइंस्टीन का आपने देखा होगा भाप के इंजन की शुरुआत की थी, जिन्होंने की होगी। किसने की भाप के इंजन की शुरुआत? किसने किया भाप के इंजन की? हेलो हेलो, यस सर। भाप के इंजन की शुरुआत किसने की है? नहीं पता। अच्छा, आप लोगों ने लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना है? नहीं सुना सर। सुना है सुना है सर, सुना है। चित्रकार ना? हाँ सर, ये तो बहुत इंपोर्टेंट। आपको इनका भी नाम नहीं सुना? सुना है सर। मोनालिसा का नाम सुना है? जैसे उनका पोर्ट्रेट Yes, बनाया sir. पेंटिंग। अब हाँ, पेंटिंग। लियोनार्डो विंसी ने हजारों वर्ष पहले, जो अभी ये हवाई जहाज जो चल रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, इनकी काल्पनिक इमेज बना के रख दी थी। अब उसी की तर्ज पे तो ये हवाई जहाज बने हैं, तो उसके आधार पर जो उनका मॉडल था अभी तो तैयार किया गया है, वो कौन सा कहलाता है? हमारा प्रयोगशाला विधि प्रतिमान कहलाता है। निष्पत्ति देखो, निष्पत्ति मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। अब मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने का तरीका एक जैसा थोड़ी ना होता है। किसी का कैसा भी होता है, किसी का कैसा भी होता है, किसी का कैसा भी होता है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो व्यक्ति का कार्य करने का तरीका अच्छा लगता है, हम उसी पे कार्य करते हैं, वो हमारा कहलाता है आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके जनक जो आपको लिखने हैं, वो लिख लेने हिल्डा तांबा। कौन लिखने? हिल्डा तांबा। अब आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान क्या होता है कि ये जब भी कोई कार्य करवाता है तो ये पहले एग्जांपल देता है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, यानी एग्जांपल टू रूल चलेगा। यानी जब ये व्यक्ति किसी को कार्य करवाना सिखाएगा तो पहले एग्जांपल देगा, देखो आप इस कार्य को करोगे, इससे पहले इतने लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और इतने लोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी एक्सपेरिमेंट को नहीं छोड़ा था, तब जाकर उन्होंने इस वाले सफल को प्रयोग किया। तो आपको ऐसा बनना है कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने वो कर लिया उसके बाद आप हिम्मत हार के चले गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 100 बार हिम्मत हार चुके हैं, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी और एक बार जीत कर वो आए हैं, तो वो कौन सा प्रतिमान कहलाता है? आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान कहलाता है। ऐसा टीचिंग कार्य जो एग्जांपल से शुरू होकर सिद्धांतों को स्थापित करने की ओर चलता है, जिसके जनक हिल्डा तांबा माने गए हैं, वो कौन सा कहलाता है? आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान। प्रशिक्षण प्रतिमान के जनक मैंने आपको बता दिए हैं। कौन है प्रशिक्षण प्रतिमान के जनक? वो मैंने आपको बता दिए हैं, जे रिचर्ड सचमैन है, जिसका प्रयोग विज्ञान और समाज विज्ञान के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब जैविक प्रशिक्षण प्रतिमान क्या होता है? जैविक विज्ञान प्रशिक्षण प्रतिमान क्या होता है कि मान लीजिए बायोलॉजिकल जो होता है, जैविक नहीं होता है। मान लीजिए अच्छी क्वेश्चन इसको समझने से पहले मनुष्य का प्रतिमान होता है, मनुष्य का होता है। यस सर। कैसे? एग्जांपल कहाँ से ये वाला मनुष्य? सर जैसे हमारे छोटे भाई बहन होते हैं। हाँ, वो किसमें आएंगे? जैविक विज्ञान प्रशिक्षण प्रतिमान। अभी आपने देखा होगा, तो साइंस इतनी चल चुकी है कि हम 2 महीने के बच्चे को देख सकते हैं, 3 महीने के बच्चे को देख सकते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, सबका अस्पताल में लगा हुआ है। जो वो महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो लगा है, वो बड़े व्यक्ति का छोटा भी तो लगा हुआ है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? जैविक विज्ञान प्रशिक्षण प्रतिमान कहलाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सर स्क्रीनशॉट लेने देना प्लीज। सर एक से स्टार्ट करो, 3 से हो रही। सफर नो सर। सर पहले 5 लिखो फिर अगले कर दीजिए। सफर है। ठीक है सर, अभी देख लेंगे। अब इसका ले लीजिए। यस सर। अब देखते हैं, देखो अब उसके बाद बोलते हैं प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, यानी एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। देखो एडवांस जानती है, एडवांस को हम एक तरह से दूसरी भाषा में समझेंगे। यहाँ पर एडवांस को, इसको हम समझ लेंगे पूर्व से या पूर्व में। मान लीजिए आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं। मान लीजिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन संगठनात्मक होता है, मान लीजिए हम विद्यालय है, ये वाला विद्यालय है। अब ये जो विद्यालय है, हमें एक न्यू स्कूल की स्थापना करनी है, न्यू विद्यालय की स्थापना करनी है। अब इस स्थापना को करने से पहले हमें उसके गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, लाभ, हानि, किस जगह पे खोलना चाहिए, किस जगह पे नहीं खोलना चाहिए, किस लेवल तक पहले खोलना चाहिए, किस लेवल तक नहीं खोलना चाहिए, कौन कौन से टीचर होंगे, ये सब जो हम एक रूपरेखा बना लेते हैं, एक जो रूपरेखा बना लेते हैं, वो हमारा कौन सा कहलाता है? प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान कहलाता है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करने से पहले अपने शिक्षण की एक रूपरेखा बनाकर तैयार करता है या शिक्षण कार्य करता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? प्रगति। यानी पहले अगर टीचिंग को हम करने जा रहे हैं, अपने माइक्रो टीचिंग की आप लोगों से किसने माइक्रो टीचिंग, माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे तो पहले बना के ले जाते हैं ना, हमें क्या-क्या पढ़ाना है, और ये भी मैप भी दिखाते हैं, चार्ट बना के ले जाते हैं, ब्लैक बोर्ड भी मिलता है। अगर कोई साइंस वाला होता है तो कुछ लिख जाता है, आर्ट वाला होता है तो कुछ लिख जाता है, ड्राइंग वाला होता है तो कुछ लिख जाता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? प्रगत संगठनात्मक मॉडल कहलाता है। अब बात है दिशाविहीन प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके जो जनक हैं वो आपको बताने हैं, दिशाविहीन कार्ल रोजर्स। इसके जनक कौन बताने? कार्ल रोजर्स। कौन बताने? कार्ल रोजर्स। अब दिशाविहीन और एक होता है दिशाहीन। दिशाविहीन क्या होता है? दिशाहीन क्या होता है? तो एक होता है डायरेक्ट, एक होता है नॉन डायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है, मान लीजिए कि जिस कार्य के लिए हमने जो भी रूपरेखा बनाई वो उसी कार्य के लिए प्रयोग की जा सके, वो दिशाहीन कहलाती है। और जो दिशाविहीन कहलाती है, जो नॉन डायरेक्ट होती है, मान लीजिए बनाई गई तो किसी और के लिए और प्रयोग किसी और में आ रही है, मतलब बनाई गई किसी और के लिए, प्रयोग किसी और में आ जाए, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रही है, जिस दिशा के लिए, जिस शिक्षण कार्य के लिए बनाई गई है, जिस शिक्षण कार्य के लिए बनाई गई है, उसके लिए वो न जाके किसी दूसरे के लिए जाती है, वो कौन सी कहलाती है हमारी? वो हमारी कहलाती है दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। कौन सा कहलाता है? दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। यानी अपनी दिशा से भटकना, अपनी
दिशा से जो भटकना होता है, जो शिक्षाकार होता है, वो कौन सा कहलाता है? दिशाविहीन शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। इसके जो जनक हैं वो मैंने इसके जनक कौन बताए? कार्ल रोजर। कौन बताए? कार्ल रोजर बताए। कक्षा, सभा, प्रतिमान, इसके भी जनक आपको प्लेंडर्स ही बताने हैं। इसके भी जनक आपको कौन बताने हैं? प्लेंडर्स बताने हैं। अब आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, जितना भी शिक्षाकार होगा और क्लासरूम के अंदर होगा तो आपको बताना है नेड ए प्लेंडर्स, यानी कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण, क्लासरूम टीचिंग एनालिसिस जो कहलाता है। सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान के जनक कौन है? तो आपको बताना है विलियम जे गॉर्डन। अब मान लीजिए कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो बालकों में क्रिएटिविटी को पैदा करते हैं, कुछ मॉडल जो ऐसे होते हैं वो बालकों में क्रिएटिविटी को पैदा करते हैं। ऐसा मॉडल जो प्रत्येक बालक में क्रिएटिविटी को पैदा करता है, सोचने पर मजबूर करता है, वो कौन सा कहलाता है? सृजनात्मक। ग्लोब का नाम सुना? ग्लोब देखा आपने? ग्लोब जो रखा रहता है, अगर ग्लोब क्लास में रख दिए तो फिर बच्चों को इसमें से पूछा जाए कि इसमें से ये बताइए कि साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, दुबई कहाँ पर है, यूएसए कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, तो जो अपने उस ग्लोब को घुमा के अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं वो कौन सा मॉडल कहलाएगा? हमारा सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान कहलाएगा। वो जिसके जनक मैंने कौन बताया? विलियम जे गॉर्डन बताया। इसके जनक कौन बताया? विलियम जे गॉर्डन। जागरूक प्रतिमान क्या होता है? मान लीजिए कुछ ऐसे प्रतिमान होते हैं, आपने मैंने एक चीज बताई होगी आपको, प्राथमिक विद्यालय में कच्ची पेंसिल बनी हुई है, प्राथमिक विद्यालय में कच्ची पेंसिल बनी हुई है, उसमें दो बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें एक सूत्र लिखा हुआ है, सब पढ़े सब बढ़े। उससे पहले प्रत्येक गांव में जब स्कूल खुलते थे छुट्टियों के बाद एक रैली निकलती थी जिसका नाम दिया था स्कूल चलो अभियान। अब वो उसका रूप लेकर एक सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया, जिससे उसका शब्द का प्रमाण हो गया कि जो शिक्षा की मुख्य धारा में आते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बालक, उनको सबका पढ़ने का अवसर दिया जाता है। इसी के आधार पर उनको गांव जाकर अवगत करा के उन्होंने किताबों पर उस कच्ची पेंसिल को छपवा दिया, वो जागरूक करने के लिए। व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान क्या होता है? व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान क्या होता है? एक नियम के अकॉर्डिंग, एक रूल्स जो होता है, एक व्यवस्था, एक सिस्टमैटिक वे से हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, वो व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान कहलाता है। विकासात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान के जनक मैंने आपको बताए हैं बीएस ब्लूम। कौन बताए? बीएस ब्लूम। और इसका जो विकासात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान के जो जनक हैं वो है जीन पियाजे। और जीन पियाजे का एक डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, शायद आप लोगों को याद भी होगा। याद है नहीं याद आप लोगों को? यस, ये तो बनवाया था जी, ये वाला डायग्राम। अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे बच्चा ज्यादा नई बातों को सीखता चलेगा, उसका विकास आयु के आधार पर बढ़ता चलेगा, वो हमारा कौन सा प्रतिमान कहलाएगा? विकासात्मक प्रतिमान कहलाएगा। कुछ पूछना हो इसमें से आप पूछ सकते कंसेप्ट बताना सर, कंसेप्चुअल वाला 18। हैं। ये वाला देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जब भी कोई शिक्षण कार्य होता है, इसमें देखो, इसमें कोई भी शिक्षण कार्य एक क्रमबद्ध वो व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, सिस्टमैटिक से, वो कौन सा कहलाता है? हमारा कंसेप्चुअल वाला सिस्टम वाला कहलाता है। विकासात्मक, जैसे जैसे बालक को नई समस्या में डालेंगे, जैसे उसे नए प्रतिमानों से अवगत कराएंगे, उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता चलेगा। तो पूछना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। एक सर डेविड आसुबेल का बताया था, वो क्या बताया था? अभी बता रहा हूं, इसमें आ गया बता रहा हूं। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? सिंपल ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बिल्कुल डायरेक्ट पूछेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, देखो अब ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषताओं से पहले हम थोड़ा उसको देखते हैं। कहां तक पढ़ लिया हमने? 19। अब देखो 20 तक हम पढ़ेंगे, 20 वाला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अग्रम व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके जनक पूछे तो आपको बता देना डेविड आसुबेल। कौन बताना है? डेविड आसुबेल। लेकिन आपसे पहला दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि ये बल किस पर देता है? ये बल किस पर देता है जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है? ये बल किस पर देता है? तो आपको बताना है शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम। शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम। उसके बाद जो 20 नंबर वाला पूछा है वो पूछा है स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान। इसके जो जनक है वो आपको बताने हैं बीएस ब्लूम। लेकिन जब इससे क्वेश्चन पुट अप करेगा तो इससे ये पूछेगा इसका जो उद्देश्य है या इसने जो बल दिया है, वो दिया है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर। किस पर दिया? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको पूरा प्रतिमान समझ में जाएगा, नोट डाल के मैं लिख रहा हूँ ना, आपसे ये कभी पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो आप समझ लेना, 1-2% पूछ सकता है। प्रतिमान की जो तत्व हैं वो 4 मानेंगे। कौन कौन से मानेंगे? अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पहला उद्देश्य, दूसरा है संरचना, नेक्स्ट है सामाजिक प्रणाली, और जो लास्ट में है मूल्यांकन। देखो समझना क्या, मैंने जितने भी आपको प्रतिमान पढ़ाए ना, वो टोटल जो प्रतिमान है उनका प्रयोग करने के लिए एक जो भी प्रयोग करेगा इन 4 तत्वों से उसको गुजरना पड़ेगा। इन 4 तत्वों से उसको गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए हम बात करते हैं अग्रम व्यवस्थापक प्रशिक्षण प्रतिमान के डेविड आसुबेल की, और डेविड आसुबेल ने अपने प्रतिमान में बल दिया है कि शाब्दिक अर्थपूर्ण, यानी मैं जो बोल रहा हूं उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तो ठीक है। अब व्यवहार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, समझना। जो व्यवहार होता है वो 2 प्रकार का होता है। बताएगा कौन कौन सा होता है? एक मैंने आपको पढ़ाया वर्बल, एक पढ़ाया मैंने वर्बल, और दूसरा पढ़ाया मैंने नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। अब शाब्दिक जो व्यवहार होता है, जैसे मेरे ये हाथ चल रहे हैं ना, ये कौन सा व्यवहार मेरा? नॉन वर्बल है। लेकिन जो मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं वो कौन सा व्यवहार है? वो कौन सा व्यवहार मेरा? शाब्दिक व्यवहार है। यानी जहां पर शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग किया जाए वो शाब्दिक कहलाता है, जहां पर ध्वनियों के साथ संकेतों का प्रयोग किया जाए वो अशाब्दिक कहलाता है। लेकिन डेविड आसुबेल ने अपने यहाँ पर किस पर बल दिया है? डेविड आसुबेल ने अपने यहाँ पर किस पर बल दिया? शाब्दिक अर्थपूर्ण अधिगम पर बल दिया है। अब अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, तो आपका शाब्दिक व्यवहार ठीक है, लेकिन मेरे बोलने के द्वारा आपको कुछ समझ में आए और कुछ समझ में नहीं आए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया और यहाँ पर 100 बार आपको बोले, 100 बार बोले, 100 में से
से 70 समझ में आए और 30 समझ में नहीं आए तो इन 30 वर्ड को हम शाब्दिक अर्थपूर्ण लर्निंग में नहीं रख सकते हैं। डेविड ऑस्वेल ने बात बोली थी, जब एक टीचर जब शिक्षण कार्य करेगा या किसी दूसरे के विचारों को आपको समझाएगा तो बिल्कुल डिट्टो हूबहू क्लियर तरीके से आपके समझ में आने चाहिए, वो वाला प्रतिमान कौन सा कहलाएगा? डेविड ऑस्वेल का शाब्दिक अर्थपूर्ण कहलाएगा। लेकिन इसको प्रयोग करने के लिए उसे इन 4 तत्वों से गुजरना पड़ेगा: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, मूल्यांकन। अब बात यहां पर आती है कि डेविड ऑस्वेल ने जो दिया था अग्रमिस आगे की सोच रखने वाला कि ये समझ लीजिए एक जो टीचर है किस कंडीशन में किस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा उसको ध्यान में रखना है। तो उसने उद्देश्य बनाया कि मैं टीचर के सिर्फ शाब्दिक व्यवहार बदल दूंगा, मुझे सांकेतिक भाषा से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद उसने रूपरेखा बनाई। संरचना में होता है रूपरेखा, प्लानिंग बनाना। पहले मैंने उद्देश्य बना लिया, फिर उसके आधार पर एक रूपरेखा बनाई। अब रूपरेखा बनाने के आधार पर मुझे कौन-कौन से पॉइंट पहले रखने, कौन-कौन से बाद में रखने और कौन-कौन से बिल्कुल नहीं रखने। फिर उसके बाद उसको सामाजिक प्रणाली से लागू कर दिया और लागू करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, फीडबैक मिलती है, जो जिस उद्देश्य के लिए जो मैंने रूपरेखा बनाकर उस पर लागू किया था वो सच में सही साबित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सही साबित हुआ है तो मेरा मॉडल ठीक है, अगर थोड़ा डाउट में है फिर दोबारा से लागू करेंगे। जब तक जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा तब तक उस मॉडल को सही मॉडल नहीं माना जाता। अगर आपसे ये पूछे प्रतिमान के तत्व कितने होते हैं तो आपको बता दें 4 तत्व होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। अब स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान क्या कहलाता है इसको थोड़ा समझिए। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बीएस ब्लूम या ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, आपने देखी भी होगी। टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी में उन्होंने क्या बोला है? टैक्सोनॉमी में उन्होंने 3 तत्वों पर बल दिया है। एक दिया ज्ञानात्मक, दूसरा दिया भावात्मक और तीसरा दिया क्रियात्मक। अब एक जो व्यक्ति होता है, देखो ज्ञानात्मक मींस होता है रटना, आपके अंदर कितना ज्ञान है। भावात्मक मींस होता है आप उस ज्ञान को किस तरीके से किस वे में कंट्रोल कर सकते हैं या उसको प्रकट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्रियात्मक मींस होता है बिल्कुल आपको कार्य करना। देखो दो चीजें मैं अपनी भाषा में समझाऊं आपको समझ में आएगा। एक तरह से हम ज्ञानात्मक मींस लेते हैं रटने पर बल देने वाला, रटने पर बल देने वाला। भावात्मक मींस हम समझ लेते हैं समझने पर बल देने वाला, समझने पर बल देने वाला। क्रियात्मक मींस होता है क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। अब इनको समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, समझना। एक मैंने आपको लिखा है कार्य करना और एक मैंने लिखा है क्रिया करना। दोनों एक हैं अलग अलग हैं? दोनों एक हैं अलग अलग हैं? बताइए। सेम ही लग रहे हैं सर। सेम ही लग रहे हैं, कंफर्म ना? लॉक कर दें? लॉक कर दें? क्या बताएं? सर क्रिया करना और कार्य करना हाँ, इन दोनों को पूछ रहे हैं। एक ये वाला पूछा हमने और एक ये वाला पूछा है। सेम ही है सर। सेम ही है सर। लॉक कर दें? कर दो सर। कोई डाउट, शक? नो सर। बिल्कुल। हमने आपसे बोला कि ताजमहल दिल्ली में है और तुमने लिख लिया मुझे कार्य करना है। आपने पूछा सर हम पहले देख के आएंगे दिल्ली में आगरा में क्रिया कहलाती है। क्रिया सोच समझ कर की जाती है, कार्य बिना सोचे समझे किया जा सकता है। सुनो एग्जांपल, मान लीजिए ये एक समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम थी एक दिन में समाप्त होने वाली और बिना सोचे समझे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने लगे तो इसमें लगे 4 दिन। बिना सोचे समझे किसी कार्य को करना वो कार्य कहलाता है। अगर फिर आपने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम है, इसकी रूपरेखा बना लेते हैं, इसकी प्लानिंग कर लेते हैं, सोच समझ कर करते हैं, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस पर क्रिया करी तो एक दिन का कार्य आपने 3 घंटे में समाप्त कर दिया। ये होता है कार्य करना और क्रिया करना, दोनों अलग अलग है। ध्यान रखना, जिस समस्या पर जिस कार्य पर हम बिना सोचे समझे लग जाते हैं वो हमारा कार्य करने का तरीका कहलाता है और जिस पर सोच समझ कर किया जाता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। तुम्हारी क्रिया अलग है और इनका कार्य करने का तरीका अलग है, क्योंकि जो सोच समझ कर कंडीशन को ध्यान में रख के जिस पर हम कार्य कर सकते हैं उसको क्रिया कहते हैं और जो बिना सोचे समझे होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो सकती है, इस क्रिया को मैं अनुक्रिया लिख दूं, इस क्रिया को अनुक्रिया लिख दूं। अनुक्रिया और क्रिया अलग अलग है, एक ही है। अलग अलग है सर। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? अनुक्रिया मतलब किसी को देख के वैसे ही कार्य करना। जी, ये क्या कहलाती है हमारी नकल करना। क्या कहलाता है? नकल करना, क्रिया समझकर। अब ब्लूम्स ने क्या कहा था, टैक्सोनॉमी में कहा था कि मेरा जो मॉडल होगा वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए बनाया गया है। आपके द्वारा बनाए गए जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए मैंने स्वामित्व अधिगम प्रशिक्षण प्रतिमान को लेके आया था। उसी के आधार पर उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी और आपसे ये पूछेगा इसके जनक कौन है? बता देना। इसने किस पर बल दिया? बता देना। इसके जनक कौन है? ये है। इसने बल किस पर दिया? ये देगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। टैक्सोनॉमी की बात कर ले तो इसके 3 तत्व हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। जो रटने पर बल देता है वो ज्ञानात्मक, जो सोच समझकर बल देता है भावात्मक, जो सोच समझकर की गई क्रिया वो क्रियात्मक कहलाता है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि इसमें से कौन सा वो तत्व है जो समस्या समाधान होता है, तो समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए हम किसको लेके आए थे? क्रियात्मक तत्व को लेके आए थे। जब आपके सामने कोई ऐसी समस्या है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्रियात्मक पक्ष से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई प्रणाली है, अगर कोई सिद्धांत है, उसके बारे में जानने के लिए आपको भावात्मक पक्ष से गुजरना पड़ेगा। बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लो किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को, किसी सिद्धांत को, किसी वस्तु को, वो ज्ञानात्मक कहलाता है। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, पूछना है कुछ? सर स्क्रीनशॉट लेने देना। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं इसको साफ करूंगा, फिर उनको समझाऊंगा विशेषताओं को। ले लिया सर। साफ कर दे इसको। यस सर। अब थोड़ा इनको समझते हैं। दिखाई दे रहा? देखो, प्रतिमान की बात कर रहे हैं और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्रतिमान है वो व्यवहार में भी ढल सकता है। व्यवहार में अपनाना, देखो ये जो हम व्यवहार में अपना रहे हैं ना, वो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, किसी बड़े व्यक्ति के, किसी बड़े व्यक्ति के आदर्शों
मूल्यों और विचारों को व्यवहार में ढालने के लिए आपको प्रतिमान का प्रयोग करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ये भी दे सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट बना के देता है कि मान लीजिए अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका चलने का तरीका आपके बिल्कुल पापा पर गया है, तो आप पापा का प्रतिमान हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आपका बात करने का तरीका बिल्कुल आपके बाबा जैसा है, तो जो गुणसूत्र जो आते हैं वो प्रतिमान को कहलाते हैं। और प्रतिमान को जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो प्रतिमान होता है वो किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप होता है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। और ये जो भी कार्य हो रहा है, अब आपको यहाँ पर एक चीज जरूरी होगी कि जो भी बात कर रहे हैं हम शिक्षण की कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी बात हो रही है कि शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप व्यावहारिक होना चाहिए, शिक्षण प्रतिमान के द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, ये जो कुछ भी हो रहा है, देखो या तो वो इस वाले पॉइंट से ले सकता है, इस वाले पॉइंट से ले सकता है, या फिर वो इस वाले पॉइंट से ले सकता है, या फिर इस वाले पॉइंट से ले सकता है। लेकिन अगर मान लेते आप टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपने भी अपने को टीचर बनाने के लिए किसी को आदर्श मॉडल तो माना होगा ना, कि मैं अपने उन सर जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा पढ़ाना चाहता हूँ। जो आप उनके जैसा पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके पढ़ाने के तरीके को आप अपने व्यवहार में लेके आएंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिमान कहलाएगा। अब उसने जो पहला पॉइंट दिया है वो ये वाली बात बोली है कि शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, यानी वो सोचने और समझने पर बल देने वाला होना चाहिए, सोचने और समझने पर बल देने वाला होना चाहिए, ना कि रटने पर बल देने वाला, समझने पर बल देने वाला। कौन सा होना चाहिए? उसी को हम प्रतिमान कह सकते हैं। दूसरा उसने पूछा शिक्षण प्रतिमान के द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। देखो एक बार समझना, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि उद्देश्य शब्द के जनक कौन है, बता चुका हूँ आपको। उद्देश्य के जनक कौन है पता है मैंने आपको? उद्देश्य के जनक पढ़ते ही नहीं तो कहाँ से? इसकी जो जनक मैंने आपको बताई थी वो बताए थे बॉबिट। कौन बताए थे? बॉबिट। और मैंने आपको इसकी ईयर बताई थी 1918। अब मान लीजिए जो उद्देश्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य जो होते हैं और एक होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये कौन से होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर होते हैं, जिनका प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, उसको हम किस में रख सकते हैं? सामान्य उद्देश्य में रख सकते हैं। दैनिक दिनचर्या जो होती है हमारी, जो दैनिक दिनचर्या जो होती है वो हमारी सामान्य उद्देश्य में कहला सकती है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य क्या कहलाता है? जो किसी को ध्यान में रखकर बनाया गया, किसी को ध्यान में रखकर बनाया गया, ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आप बनना चाहते हैं महात्मा गांधी जैसा, महात्मा गांधी जैसा बनना चाहेंगे, तो महात्मा गांधी के जो सिद्धांत हैं, जिनकी आज पहचान है उनको व्यवहार में ढालोगे, या उनके रहने के तरीके, खाने के तरीके, बात करने के तरीके, चाल ढाल, इनको ढालोगे? हमें तो वो वाले उद्देश्य चाहिए ना, जिन उद्देश्यों से आज गांधी जी की पहचान है, उन्हीं उद्देश्यों को हम अपने व्यवहार में ढालेंगे, जिसका नाम क्या दिया गया है? विशिष्ट उद्देश्य दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? विशिष्ट। और जो हमारे दैनिक जीवन में दिनचर्या में जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो दैनिक दिनचर्या से आते हैं। लेकिन प्रतिमान जो होता है वो किन उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है? विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करवाता है। आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है? देखो मैं आपसे यहाँ पे एक चीज, मान लीजिए एक जो शिक्षण सामग्री है, ये जो शिक्षण सामग्री है और एक है पढ़ाने का तरीका। समझना इसको, पढ़ाने का तरीका आप इसको समझना। अब शिक्षण सामग्री और पढ़ाने का जो तरीका है, इन दोनों को हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में रखना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा जो शिक्षण सामग्री है वो सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य है? विशिष्ट उद्देश्य। और पढ़ाने का तरीका? पढ़ाने का तरीका विशिष्ट। एक मैन में एक ही तलवार रहती है, दोनों के राइट से अलग अलग होंगे। अब शिक्षण सामग्री तो सबकी सेम होती है ना, तो वो सामान्य है ही, सबके पास प्रतिमान एक ही होगा। मेरे पास अग्रिम व्यवस्थापक है तो दूसरे के पास कोई और थोड़ी होगा, उनके पास डेविड आसुवेल का होगा। लेकिन मैं डेविड आसुवेल के प्रतिमान को किस तरीके से अपने शिक्षण में प्रकट करूंगा और उसे प्रभावशाली बनाऊंगा, वो विशिष्ट है ना। शिक्षण का दो तरीके से मान लेते हैं, है तो बहुत तरीके से, दो तरीके से आपको समझा रहा हूं। एक एक्सप्लेन मेथड से और लेक्चर मेथड से। एक व्यक्ति जो पढ़ाने का तरीका आता है वो लेक्चर मेथड से, यानी व्याख्यान विधि से आपको एक स्पीच के थ्रू पढ़ा के चलाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ाने आता है वो विद डायग्राम के द्वारा पढ़ा के आता है। तो पढ़ाया तो दोनों ने प्रतिमान है, लेकिन दोनों का जो पढ़ाने का तरीका है उसी से तो पहचान है। अब बात यहाँ पर आती है कि वो वाले सब बिल्कुल एकदम विद डायग्राम के पढ़ाते हैं, वो वाले सर वो तो एक स्पीच दिया, भाषण सा दिया, लेक्चर देके चले गए। तो विशिष्ट पहचान तो उनके पढ़ाने के तरीके से हुई है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से हुई है। कैसे हुई है? तो वही तो प्रतिमान कहलाता है। अब उसने नेक्स्ट दिया है कि शिक्षण जो प्रतिमान है शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता करता है। अब मान लीजिए एक जो व्यक्ति है वो अपने शिक्षक को पढ़ाने के लिए बहुत सारे चार्टों को लेकर आता है, एक्सप्लेन मेथड लेकर आता है, अच्छे एग्जांपल को देता है। अब वो एग्जांपल को देते समय आपको वो पूर्ण से समझ में आ रहे हैं, तो उसका शिक्षण कैसा बनेगा? प्रभावशाली बनेगा। अब इस प्रभावशाली को बनाने के लिए उसने किसका प्रयोग किया था? प्रतिमानों का। क्लियर है? आपको प्रतिमान समझ में आ रहा है कि प्रतिमान लायक क्यों गया था? तो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जिसके द्वारा किसकी प्राप्ति हो सके? उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। अब वर्तमान में एट ए टाइम आपका उद्देश्य है कि मॉडल में ही समझ में आ जाए, और मैंने आपको मॉडल 3 रूपों में समझा दिया। किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप, किसी बड़ी व्यक्ति के व्यवहार में ढालना, या शैक्षिक उद्देश्यों की जो प्राप्ति कराता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिमान कहलाता है। अब उसके द्वारा उसने बोला है कि शिक्षण जो प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन तथा सुधार भी किया जा सकता है। मान लीजिए आज मैंने जो विधि अपनाई है, मुझे कल और बेस्ट विधि मिल रही है, तो मैं उसमें और सुधार करके अपने शिक्षण को और प्रभावशाली बनाऊंगा, जिससे आपके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षण प्रतिमान। देखो मैं फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पूरे ऑल ओवर मॉडल में आपको एक बात समझा दे रहा हूं, बस आपको 3 चीजें याद रखनी है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति, किसी बड़ी व्यक्ति के व्यवहार को अपने व्यवहार में ढालना, और किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप जो कहलाएगा वो हमारा प्रतिमान कहलाएगा, और कुछ नहीं। और जितनी भी ये सारी बातें हो रही हैं वो ऑल ओवर इन्हीं पर हो रही हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण और अधिगम के संबंध में सहायक होते हैं। अच्छी एक चीज हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समझें। देखो
एक मैंने आपको पढ़ाया शिक्षा, एक मैंने आपको पढ़ाया दर्शन, समझना, एक मैंने आपको पढ़ाया अधिगम, और एक और चीज लिख दें। चलो 3 लिख देते हैं। अब इनको हमें क्रम में लिखना है। ये डिजिटल बोर्ड जो आप यूज कर रहे हो शिक्षण प्रतिमान ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इफेक्टिव तभी तो बना रहे हैं। Yes, अब हमने सब 3 चीजें लिखी हैं, देखना, एक लिखा एजुकेशन, फिलॉसफी और लर्निंग। तीनों को मैंने क्रम में लगाना है। मैं आपको इस वाले पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए मुझे अपनी तरफ से ये वाला एग्जांपल बनाना है, और ये जो तीनों पॉइंट हैं मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा और तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो पहला कौन आया, शिक्षा या दर्शन या सीखना आया, बताएं। दर्शन सर। दर्शन। एक और चौथा पॉइंट लिख दिया मैंने, शिक्षा यहाँ पर, अभी उसमें शिक्षा नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सा लिख दें, सबसे पहले दर्शन लगा दें, जी सर। दूसरा कौन सा लगाएं, सर दर्शन का क्या मतलब है यहाँ? फिलॉसफी, देखने का Philosophy। नजरिया, आपका देखने का नजरिया, फिलॉसफी, दर्शन, दार्शनिक, वो कहलाता है। ओके सर। उसके बाद कौन सा लगाएं, शिक्षा लगाएं, अधिगम लगाएं, शिक्षा लगाएं, शिक्षण सर। शिक्षा लगाएं। फिर उसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। पहले नंबर पर दर्शन आएगा, दूसरे पर लर्निंग आएगा, फिर उसके बाद शिक्षा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, शिक्षा आएगा। देखो मान लेते हैं हमारा जो देखने का नजरिया है, मैंने आपको एग्जांपल बहुत से लोगों में आपको ये भी बताया था कि जब हम सेब खरीदने जाते हैं, जब हम सेब खरीदने जाते हैं, आप इस वाले पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दर्शन समझा रहा हूँ, एक पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इस वाले ब्लैक बोर्ड पे, बिंदु बिंदु Point। पॉइंट दिखाई दे रहा है, किस कलर का दिखाई दे रहा है, येलो कलर। येलो कलर का। सभी को येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला सही है, यस सर। लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, सभी को ब्लैक कलर का। आपने बोला ब्लैक बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, आप अच्छा आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है लेकिन ब्लैक कलर नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा मान लेते हैं, चलो ठीक है मान लेते हैं, धरते हैं, ये एक सेब है और इसमें ये दाग है, क्या दिखाई दे रहा है, सेब में दाग सर। ओह मतलब दोनों आंसर, अरे वाह ये तो बड़े भारतीय हो। सर आपने कई बार कहा दिया ना ये हाँ सभी तो कहते हैं, तो सेब में क्या दिखाई दे रहा है, दाग दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा क्या दिखाई दे रहा है, और ये जो दाग है ये कैसा हमारा खराब है, क्या है, दाग खराब है। यानी देखो, लेकिन आप लोगों में से ये नहीं दिखाई दे रहा होगा कि सर 0.001% ये खराब सेब है, बाकी ये सही सेब है, तो ये सही वाला नहीं दिखाई देता हमें। अगर हम सेब खरीदने जो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी दाग होगा ना, उसी पर नजर पड़ेगी, देखो भैया ये इतना खराब है तो इसके इतने पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसकी जितनी अच्छी क्वालिटी है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। ये जो खराब दिखाई दे रहा है और ये येलो कलर का जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा देखने का नजरिया या तरीका होता है वो हमारा फिलॉसफी यानी दर्शन कहलाता है। अब मान लीजिए देखो, एक व्यक्ति है, इसने आपके लिए हर टाइम अच्छा सोचा और एक टाइम एक दिन के लिए एक पॉइंट वो गलती से आपके लिए हो गया, गलती से हो गया, यानी 99% आज तक इसने आपका अच्छा किया और 1% इसने आपके लिए गलत कर दिया, तो हर टाइम हमें उसकी एक गलती दिखाई देगी, अरे क्या आपने वाला काम कर दिया, अरे क्या आपने वाला काम, अरे भैया जब से वो 99% तो आपको सही करने की कोशिश कर रहा था ना। अगर एक व्यक्ति कहता है अरे आपने इतना काम गलत कर दिया, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कहेगा कोई नहीं ये गलती हो जाती है, जब से आप अच्छे करे, दोनों का देखने का नजरिया तो अलग अलग है ना, कंडीशन एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है, उसको हमने क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया है, फिलॉसफी यानी दर्शन नाम दिया गया। दर्शन समझ में आ गया। यस सर। अब बात यहाँ पर आती है कि उसने बोला देखो पहले हमारा देखने का नजरिया होता है, फिर देखने के नजरिए के अकॉर्डिंग हम उससे बार्गेनिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, भैया ये वाला तो ठीक नहीं, ये वाला ठीक है, ये वाला आप इतना काम दे रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं। सीखने के बाद फिर हमें शिक्षा मिलेगी, शिक्षा में सब कुछ लिखा है कि किस व्यक्ति के साथ बहस करनी चाहिए, किस व्यक्ति के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल हम देते हैं, समझना। मान लीजिए आपने मॉल देखा होगा, मॉल आप गए भी होंगे और एक सब्जी वाले की ढकल देखी होगी, एक सब्जी वाले की ढकल देखी होगी। अब मान लीजिए जब आप मॉल में से कपड़े खरीदते हैं ना, तो उसका जो थैला है उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, उसके भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन सब्जी वाले से आप धनिया और जो मिर्ची होती है उसको वैसे ही डरवा के लेता है, भैया डाल दो इसके साथ है। अगर आप किसी से ढकेल वाले से कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप उससे बार्गेनिंग इतने तरीके से करते हैं कि जैसे ये समझ लीजिए आपने 2 रुपए कम करवा लिए तो पूरा किला जीत लिया आपने। लेकिन यहाँ पर आपको 10 रुपए की चीज 50 रुपए की मिली है, तो एक बार भी आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इतनी चीज महंगी क्यों है। अब ये दोनों जो कंडीशन है हमने सीखी है, ये जो दोनों कंडीशन हमने सीखी है, ये लर्निंग कहलाती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो शिक्षा मिल रही है कि किसका भला करना चाहिए, किसका भला नहीं करना चाहिए, वो शिक्षा कहलाती है। फिर उसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करवाया जाता है, वो शिक्षण कहलाता है। अब मान लीजिए आपको अगर किसी भी कॉल सेंटर में काम करना है तो आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीच बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपको भाषण या पॉलिटिक्स में जाना है तो आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो हमें शिक्षा सिखाती है। अब शिक्षा सिखाने के लिए शिक्षण वो चीज कहलाती है जो हमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेष महारत हासिल करवाता है। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर वाली बात सीखनी पड़ेगी, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट वाला, अगर आपको डॉक्टर बनना है डॉक्टर वाली, अगर आपको टीचर बनना है टीचर वाला, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिशियन बनना है। ये आपको सारी बातें कौन सिखाएगा, ये सिखाएगा। उससे पहले आपको ये देखना है किस क्षेत्र में इसको ज्यादा है, किसमें अपना हुआ है, उसके लिए कुछ सीखना है, फिर शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर उसके बाद टीचिंग करनी है, ट्रेनिंग लेनी है। क्लियर है, आगे चलें। अब देखो, अब यहाँ पर उसने कहा है कि शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत उपयुक्त ऐसी नीतियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिसके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है। मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके में मेरी जो क्लास चली हो उसमें मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि यहाँ पर एक आलसी बच्चा भी एक्टिव हो जाए और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, और मैं आपको मोटिवेट करता रहूं, वो हमें ऐसे प्रतिमान लिखना है। एक मैंने बताया शिक्षण प्रतिमान छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायक होना चाहिए। मैं को एवेल्यूएशन भी कर सकूं कि आप बहुत आलसी हैं, आप पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्या मेरे पढ़ाने में कमी ना कहीं दिखाई दे रही है, या फिर आपका मन ही नहीं कर रहा। इस तरह से मैं आपको इस तरीके से पनिशमेंट करूं कि आपको सजा भी मिल जाए और आपको पता भी नहीं चले। साइकोलॉजी मार सुनिए आप लोगों ने, साइकोलॉजी पनिशमेंट। यस सर। साइकोलॉजी जो पनिशमेंट होता है ना वो आपको पता भी नहीं चलता है और आपको पनिशमेंट मिल जाता है। इसका मतलब होता है ना कि जैसे अगर हमको एजुकेशन दे रहे, गर्ल्स और बॉयज एक साथ दे रहे हैं, अगर वहां पर हम बॉयज की थोड़ी सी हिंदी कर दें तो उनको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ी पनिशमेंट मिली, लेकिन वहीं पर उसे ये बात बोली जाए कि कल आप यहाँ पर पढ़ के आओगे और इस क्लास को दिखाओगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो उसको पनिशमेंट भी दे दिया और मोटिवेट भी कर दिया गया, और उसके दिमाग में ये बात बताई कि सर थोड़ा मुझे चाहते कि मैं पढ़ूं। ये कौन सा पनिशमेंट कहलाता है, हमारा साइकोलॉजी पनिशमेंट कहलाता है। अब प्रतिमान में से कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो ये सब अगर इस तरीके से आ गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी शॉट ले लिया, नो सर अभी ले लेते हैं। ले लीजिए, हो गया सर। आगे चले। यस सर। अब देखो मैंने आपको मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाई थी, उसमें मैं आपको बस 2 चीज बता रहा हूं, देखो समझना, तनाव, भागना सा,
कुंठा, मानसिक द्वंद्व, और एक है समायोजन। समायोजन से आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे नहीं है, एक दो बन पुटअप भी हुआ तो वो अच्छा नहीं है, पुटअप नहीं ध्यान रखना, समायोजन उसने दे दिया है, बस आपको समझाना इसके अकॉर्डिंग समायोजन कैसे होता है। और इसी वजह से मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये था कि मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है, मान लीजिए आपको फीवर आ रहा है, तो फीवर आने की कंडीशन में आपको कौन कौन से कार्य दिए जाए जिससे आप समायोजन कर सके। तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की जो मैंने आपको विशेषता पढ़ाई थी, आप उनको देख लीजिएगा। बाकी समायोजन में ऐसा कोई सा क्वेश्चन उसने नहीं बनाया जो आपको पढ़ाया गया। समायोजन आप जानते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने व्यवहार को परिवर्तित कर ले, वो समायोजन कहलाता है। मान लीजिए आप बिहार में हैं और आपकी जॉब राजस्थान में लग जाती है, राजस्थान की कल्चर और संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को ढाल लिया, आप समायोजन कर सकते हैं। देखो मैं इनको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इनका अर्थ समझना है सबको। अगर अर्थ समझ में आ गया, अगर इनका क्वेश्चन पुटअप होता है, उसकी 10 या 20% में इनका क्वेश्चन पुटअप होता है और वो ये पूछेगा कि इनका एक अर्थ बनाएगा और फिर इन चार ऑप्शन को रखेगा यहां से कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता कहलाती है। देखो तनाव की अगर वो बात करता है, तनाव की बात करता है, तो आपको बताना है कि जब एक व्यक्ति की कोई ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, वो क्या कहलाता है? पूर्ति नहीं हो पाती है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तनाव कहलाता है। अगर वो ये भी कह सकता है किसी व्यक्ति की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? तनाव यानी टेंशन कहलाएगी। लेकिन वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पता करेगा कि तनाव होता कितने प्रकार का है, तनाव कितने प्रकार का हो सकता है। तो आपको तनाव कितने प्रकार का बताना है? 2 प्रकार का बताना है। कौन कौन सा? एक होता है शारीरिक तनाव, एक होता है शारीरिक तनाव और एक होता है मानसिक। शारीरिक तनाव को हम बाह्य तनाव भी बोल सकते हैं, मानसिक तनाव को हम आंतरिक तनाव भी बोल सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है मानसिक तनाव। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी जो आपको समझ में भी आई। अब मानसिक तनाव से संबंधित जो अक्षमता होती है वो कौन सी मैंने आपको बताई थी? कौन सी बताई थी? डिस्थीनिया। कौन सी बताई थी? डिस्थीनिया। अगर उसने स्टेटमेंट दिया कि जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य को बार-बार प्राप्त कर रहा है, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता जिसकी वो बार-बार पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? तो आपको बताना है तनाव। तनाव कितने प्रकार का होता है वो आपको बताना है। 2 प्रकार का। शारीरिक मींस जो फेस हमारे पर दिखाई देता है, सारे दांत बिछ जा रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, दांत बिछना जानते हैं? दांत बिछना, दांत बिछना, अरे दांत बिछना बिछना बोल देते हैं सर, ये जारी बिछना बोल देते हो। जानते हैं इसको? जानते हैं दांत बिछना? यस सर। अच्छा ये गर्ल्स में ज्यादा पाया था बॉयज में? गर्ल्स में पाया। अच्छा ये सच में होता है? यस सर। गर्ल्स या बॉयज में? अच्छा ये सच में होता है? होता है सर। अच्छा क्यों आता है ये दांत बिछना, क्यों होता है? सर मोस्टली तो मैंने देखा है ना, जब काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं तभी जाता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो कंडीशन है ये 90% में नहीं होती है, ये 10% में कभी कभी किसी ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसा कोई कार्य हो जाए जो आपसे भी ज्यादा हो, लेकिन वो आपसे बिछड़ जाए या आपके द्वारा मस्तिष्क से ज्यादा कार्य लिया जाए, तो जब आप बेहोश होते हैं, दौरा जो आता है, बेहोश हो जाते हैं, तो दांत बिछ जाती है कभी कभी। अंतर 90% में कभी भी कार्य वाले कार्य नहीं होते, और ये सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है? उसमें। लेकिन ये कब होता है? जब इसका ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर आता है, और प्रेशर आने के बाद जैसे हम गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो दांत बिछ जाते हैं। अब आपने दुल्हन देखी होगी, दुल्हन जो शादी होती है, शादी के बाद रोते रोते दुल्हन बेहोश हो जाती है, उसके दांत बिछ जाते हैं। सही है गलत है? सर आजकल तो नहीं होता ऐसे। हाँ बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल तो रोते ही नहीं, तो मेकअप खराब हो जाएगा। पहले मैं नहीं, तो ऐसी वीडियो आ रही है, वो ये भी पूछते हैं कि मुझे किस टाइम रोना है, बता देना मेरे को, मुझे ये नहीं पता कि रोना है या नहीं रोना है। तो ये कंडीशन 10% में कभी कभी हो सकती है, कभी कभी। लेकिन इसकी भी एक एज रख सकते हैं। अगर मिल गया दौरा जन्म जाता है, माता पिता से, मान लीजिए माता पिता में से किसी एक को दौरा आता है, तो आने वाले किसी किसी संतान में आ जाता है, जो होता है तो वो किसी स्टेज में हो जाता है। अन्यथा इसकी जो शुरुआत होती है, मान लीजिए प्रौढ़ावस्था के बाद होती है, 35-40 एबव होती है, जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन ज्यादा बिगड़ जाता है, कोई भी कार्य करने को उसे ये नहीं पता कि ये बात सही हो रही है गलत हो रहा है, वो बात बात पर प्रेशर लेता है, वो कौन सा होता है? ये वाला। अभी आपने खबर सुनी होगी सर, कानपुर की खबर है, अभी कल का इंटर के पेपर देने गया, इंटर के पेपर 11th हाई स्कूल के पेपर देने गया, तो उस लड़के को जहां पर उसका सेंटर पड़ा है, जी 500 लड़कियों के बीच में उस अकेले लड़के को बैठा दिया, वो बेहोश हो गया। ये क्योंकि उसे डर लगने लगा और प्रेशर किस पे हाई हो गया? मानसिक रूप से हाई हो गया, तो उसके दांत बिछ गए और वो बेहोश हो गया। अब ये जो उसे डर लगा था, उसे डर स्वयं से भी ज्यादा लगा था, जब स्वयं से ज्यादा लगा था तो बेहोश हो गया, तब ये कंडीशन आती है। क्लियर है? ऐसे ऐसे भी लोगों का डर भी लग जाता है। बताइए एग्जाम देने में तनाव समझ में आ गया? सर एग्जाम का डर नहीं था, एग्जाम का नहीं सर, मैंने एग्जाम का बताया, उसको लड़के को डर था, 500 के बीच में डर था। देखो भगना सा क्या होता है, थोड़ा इसको समझें। देखो जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में बार बार असफल हो रहा है, तो उसके मन में उस लक्ष्य के प्रति हीन भावना उत्पन्न होती है। हीन भावना वह उस लक्ष्य से दूर हट जाता है, इसको भगनासा कहते हैं। कुंठा आप जेलसी जानते हैं, मान लीजिए कुंठा तो आपको वैसे सुनना है, जेलसी जो होता है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, कभी कभी ज्यादा गुस्से में होते हैं, ये जो काम होते हैं। ये जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य को बार-बार प्राप्त करना चाहता है, वो बार-बार असफल हो रहा है, तो वो ये सोचता है कि ये वाला लक्ष्य मेरे लिए नहीं बना, उस लक्ष्य से दूर हट जाना, उससे दूर भाग जाना, भगनासा कहलाती है। कुंठा क्या होती है कि ऐसा कोई कार्य जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की, वो काम कोई व्यक्ति कर दे, तो उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी भावना है वो कुंठा कहलाती है। मानसिक द्वंद को थोड़ा समझेंगे, मानसिक द्वंद को थोड़ा समझेंगे। मानसिक द्वंद होता क्या है, ये समझ लीजिए, इसको बस समझना है। देखो इसमें किसी व्यक्ति को एक साथ 2 लक्ष्य प्राप्त होते हैं,
इसमें किसी व्यक्ति को एक साथ 2 लक्ष्य प्राप्त होते हैं, उन दोनों लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को उसको छोड़ना है और एक को प्राप्त करना है, लेकिन है दोनों अच्छे और दोनों उसके फेवरेट हैं, तो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि किसको छोड़ूं और किसको प्राप्त करूं। गांव में कहावत होती है ना कि अम्मा भी प्यारी और बाबा भी प्यारे, अब स्वर्ग को जाए कौन? तो कंफ्यूजन ये हो रहा है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, सर मैंने कल आपको ये वाली बात बताई थी। मान लीजिए आपकी फेवरेट जॉब टीचर है, किसी भी में भी आप जॉब लग जाए, पहले तो आपकी जॉब लग नहीं रही थी, और जब लगी तो आप पीजीटी में भी आपकी जॉब लगी और पीआरटी में भी आपकी जॉब लगी। पीआरटी में जो जॉब लगी है वो घर के पास लगी है, पीआरटी में जो घर के पास, और ये घर से दूर लगी है। इसकी जो सैलरी है वो मैंने आपको बताई है 70,000 है, यानी इसकी जो सैलरी है वो 70,000 है और इसकी जो सैलरी है वो 40,000 है। अब आपकी पहले तो जॉब लग नहीं रही थी और लगी तो पीआरटी में भी सिलेक्शन हो गया और इंटर कॉलेज पीजीटी में सिलेक्शन हो गया। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही है किसको जॉइन किया जाए, जॉइन किसकी की जाए? अब पीआरटी की जाए कि उसकी पीजीटी की? जब आपके दिमाग में ये वाली बात आती है कि पीआरटी की जॉइन कर लेते हैं, पीआरटी की जॉइन कर लेते हैं, घर के पास है, उसकी सैलरी 40,000 है, तो दिमाग में ये वाली बात आती है कि वहां पर 70 है तो एक महीने का कितना लॉस होगा? 30,000। 30,000 तो बहुत ज्यादा होती है एक महीने का। फिर आपने सोचा कि चलो हम पीजीटी को कर लेते हैं, जब पीजीटी को जॉइन करते हैं और सिविल सैलरी कर देते हैं तो सोचते हैं क्या घर से दूर रहेंगे फिर घर छूट जाएगा। अब किसको जॉइन करें? इस कंडीशन में उसके दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको छोड़ा जाए और किसको एक्सेप्ट किया जाए। इसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोला गया है? मानसिक द्वंद। रुचि का शब्द का अर्थ एक शब्द में लिख लेना। रुचि को बोलते हैं किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित होकर उसे पसंद करना, वो क्या कहलाता है? रुचि कहलाती है। लेकिन एक और बात समझिए, रुचि स्वार्थ के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। वो हमारी क्या कहलाती है? रुचि। यानी रुचि ये समझिए, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु खाने किसी के भी तरफ आकर्षित होकर उसे पसंद करने लगते हैं, वो हमारी रुचि कहलाती है। और रुचि हमेशा जन्मजात दोनों हो सकती है, लेकिन मोस्टली इसको अर्जित में रखेंगे और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, परिवर्तित होती है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो किसका होता है? वो स्वार्थ का होता है। किसका होता है? वो स्वार्थ का होता है। वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी रुचि कहलाती है। यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, अपने विचार में परिवर्तन लाएं, वो हमारा ये कहलाता है रुचि कहलाती है। समायोजन कहलाता है परिस्थिति के अनुसार। समायोजन कहलाता है परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, वो हमारा क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन 2 तरीके से हो सकता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। सबसे ज्यादा जो समायोजन हम करते हैं वो मानसिक रूप से करते हैं। अब इनमें से कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साहब ये वाली बात हमारी समझ में नहीं आई। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछ लेते हैं जो आपको समझ में भी आएगी। मान लीजिए एक जो शब्द है, आपने इसका नाम सुना कष्ट। कष्ट जो होता है ये किसे कहते हैं? कष्ट किसे कहते हैं? सर किसी चीज से परेशान होना, परेशान होना, तनाव वाली बात हो गई। तनाव। अच्छा, इसको हम संघर्षदायक अवस्था बोल सकते हैं। संघर्षदायक अवस्था, यानी मान लीजिए हम किसी भी कंडीशन में संघर्ष कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमें किसकी अनुभूति हो रही है? कष्ट की हो रही है। कष्ट जन्मजात होता है कि अर्जित? कैसे? अर्जित। लोग कहते हैं यस सर। जन्मजात नहीं हो सकता। अच्छा, अर्जित वाली कोई कंडीशन बताएं। सर हमारे हिसाब से ये हमें अर्जित लग रहा है। सर कष्ट मानसिक और शारीरिक दोनों होता है ना? जी दोनों होता है। हो सकता है जन्मजात भी। मान लो कोई बच्चे में कोई डिसेबिलिटी आ गई हो जन्मजात, तो वो कष्ट ही है। होता तो दोनों प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। संघर्ष जहां पर आ रहा है वो कष्ट कहला रहा है। ये सब है ना समायोजन मारे। और इन सब के जो पापा है ना वो मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ CWBS वाले, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वाले पढ़ाए। मैंने आपको जो भी नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस आपको क्वेश्चन कोई भी घुमा के देते हैं, इनके कभी भी क्वेश्चन पटक होंगे ना तो अर्थ से होंगे। जब एक व्यक्ति की कोई ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं होती है, किसी व्यक्ति किसी को प्राप्त करना पा रहा है और प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? तनाव होगा। भूख लगी, भूख का खाना नहीं मिला तो क्या होगा? शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव होगा। वो हमारी टेंशन वाली अवस्था कहलाती है। रिजल्ट आ रहा, रोल नंबर पड़ेगा, सबमिट करके लग रहा है। आवश्यकता है HPSC प्राप्त करना। अब कौन सा घुमराई वाला उस टाइम देखिए आप बिल्कुल एकदम तनाव होगा। और जैसे स्क्रीन पे देखा पास, और जब हम पास हो जाते हैं ना और किसी को हमारा कर्ज हो, ठीक है दे देना, आराम से देना, कोई बात नहीं, तू 1 साल देना। और 1% अगर नेगेटिव आ गया, किस पे क्या कर जाओ, किस की हमारी दुश्मनी है आज सामने निकलेगी, वो हमारी अवस्था क्या कहलाती है? कष्टदायक अवस्था, जिसको हमने किसमें रखा है? संघर्ष वाली में रखा है। जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। आंख में अगर कुछ पड़ जाए बड़ा लगती है, कष्टदायक। शारीरिक होती है जो बाहर रूप से होती है। मानसिक रूप से हम टॉर्चर होते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में सोच रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, कल टेस्ट है हमारा, हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, सर हमसे क्या करिए, पूर्ण रूप से खाना भी छोड़ दिया, वो मानसिक रूप से कष्ट होता है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द जो आपको समझ में ना हो वो ऑल ओवर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सा भी पेडागोजी साइकोलॉजी और आपने पढ़ा भी हो, सिलेबस से हट के भी पूछ लो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। पूछिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? सर अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, अभी बता, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर ले लिया। एक बात ध्यान रखना, देखो मैं एक चीज बताऊंगा आपको। वो एक गुड टेस्ट की बात करेगा, एक अच्छे परीक्षण की बात करेगा, अच्छे परीक्षण की बात करेगा, तो आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, या तो व्यक्तिनिष्ठता देगा या फिर इसकी जगह वो आत्मनिष्ठता देगा। ये वाला नहीं होना चाहिए। जो इन दोनों के जो पापा होते हैं ना उसका नाम होता है पक्षपात। ये नहीं होना चाहिए एक अच्छे परीक्षण में कि आपके जो जानने वाले आपने उनको अच्छे नंबर दे दिए, जो नहीं जानने वाले उनको पक्षपात नहीं चाहिए। रियलिटी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता तो नहीं है इसमें, वस्तुनिष्ठता तो है, व्यक्तिनिष्ठता तो नहीं है। जी देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, वो इस वाले शब्द को ऐसे भी दे सकता है, ये तो होगा वस्तुनिष्ठता, तो ये तो होगा, और ये भी होगा लचीलापन, और इसमें ये भी होगा वैधता, और इसमें ये भी होगा विश्वसनीयता। और अगर आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है,
तो आपको राइट आंसर इनमें से कोई सा लगाना है। अगर वो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, तो राइट आंसर आपको वैधता और विश्वसनीयता लगाना है। अब वैधता जानते हैं आप किसे कहते हैं? वैधता मींस होता है वैलिडिटी, और विश्वसनीयता मींस क्या होता है? विश्वसनीयता मींस क्या होता है? रिलायबिलिटी। अब यहाँ पर देखो समझ में आएगा। मैंने आपसे पूछा कि एक परीक्षण वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है या किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है। लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। मान लीजिए एक परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है या फिर नहीं। 2 पॉइंट लिखना है। दूसरा लिख दे रहे हैं, एक परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है या नहीं। यानी अगर कोई परीक्षण वैध है, अगर कोई परीक्षण वैध है तो वह कंपलसरी विश्वसनीय होगा या नहीं। अगर कोई परीक्षण विश्वसनीय है तो कंपलसरी वो वैध होगा या नहीं। बताएं। विश्वसनीय है तो सर वैधता है तो विश्वसनीयता है, वो लोग ये तो लोग सर। और विश्वसनीय होने के लिए वैध होना आवश्यक है या नहीं? है सर। अच्छा एक मिनट नहीं सर, ये नहीं होगा। ये वाला एक परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, लेकिन एक परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल सुने इसका। आपने इसका नाम सुना है जियो, नाम सुना होगा। 239 जब हम खर्च करते हैं तो 28 दिन तक हमको 1.5 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगी। यानी वैधता का शाब्दिक अर्थ होता है जब कोई ऐसा परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया हो उस उद्देश्य को पूरा करे तो वह परीक्षण कैसा कहलाएगा? वैध कहलाएगा। यानी मैंने जिस उद्देश्य के लिए पैसे खर्च किए वो उस उद्देश्य को पूरा करे, इसका मतलब वो परीक्षण वैध है। अब मैंने 239 जो रुपए खर्च किए हैं वो 28 दिन तक 1.5 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल के लिए खर्च किए हैं। आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, पानी में गिर जाए, लेकिन 28 दिन तक आपकी सिम में से 1.5 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल बंद नहीं होंगे। यानी जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरा करे वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? वैध परीक्षण कहलाता है। लेकिन अब आप ये कहो कि 1.5 GB डाटा में डेली में 10 फिल्म डाउनलोड कर लूं, यानी वैध तो है लेकिन विश्वसनीय होने के लिए वो वैध नहीं होगा। आपको इस बात का तो विश्वास है कि 28 दिन तक कोई भी कुछ भी कम नहीं होगा, लेकिन उसमें आप वैध ये नहीं कर सकते कि 1.5 GB हमारी 10 फिल्म डाउनलोड कर दे। यानी आप उद्देश्य बना रहे हैं कि 1.5 GB जो डाटा है डेली हमको 10 मूवी डाउनलोड करके दे सकते हैं, वो हमारा उद्देश्य है, तो वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा क्योंकि विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। और कुछ क्लियर दोनों? वैध और विश्वसनीयता परीक्षण वैध होगा तो विश्वास उस पे अपने आप ही हो जाएगा। जैसे सर कोई परीक्षण अगर वैध होगा, अगर हम उसको करके देख रहे हैं तो विश्वास उस पे अपने आप हो जाएगा ना। बिल्कुल। उसे विश्वास है वो वैध क्यों नहीं होगा सर? अरे बताओ, आपने जो विश्वास करा उससे ज्यादा उम्मीद रखने लगे तो उस उम्मीद को क्यों पूरा करेंगे? ज्यादा क्यों रखेंगे हम? उतना अरे तो आपने कम रखा और उसकी जो डाटा मान लीजिए आपने रखा एक मूवी के लिए और आपकी एक मूवी 4 GB की है, तो अभी कहां से होगा भाई? जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य को पूरा करेगा तभी तो वैध होगा वो। लेकिन हमने यहाँ पर जो वैलिडिटी है 239 की वो 28 डे के लिए बोली गई है कि वैध परीक्षण का मतलब क्या होता है? क्या? विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब होता है विश्वास करना या आस्था रखना, विश्वास करना या आस्था रखना या आस्था रखना। अब हम किसी में विश्वास करेंगे तभी तो विश्वसनीयता जगेगी। आपको अपने मम्मी पापा में आस्था है, किसी को किसी में आस्था है, वो विश्वास ही तो विश्वसनीयता कहलाएगी। लेकिन देखो जब कोई परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि जो ये हम बना रहे हैं वो इस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं। अगर ये इस उद्देश्य में कामयाब हो गया तो ये वैध माना जाएगा, अन्यथा वैध नहीं माना जाएगा। ये आपको समझना है। आस्था, विश्वास करना। जी लास्ट स्लाइड। सर ये सिचुएशनल टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट ये किसमें आते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट ये अलग होते हैं। ये बता दिया आपने? नहीं बता दिया थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, पर ये अलग है, आपके इसमें नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय सर। थैंक यू सर।